नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने शिरकत कर गुरु चरणों में नवाया शीश। संत रविदास जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम राजनीतिक हस्तियों ने सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर पहुंचकर किया दर्शन पूजन। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नामांकन स्थल पहुंचकर दाखिल किया नामांकन पत्र। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने वर्तमान सरकार पर कसा तंज। और अब खबरें विस्तार से। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने शिरकत की। उन्होंने गुरु चरणों में शीश नवाकर उनका आशीर्वाद लिया। सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास जन्मस्थली पर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए रैदासियों ने अपने गुरु का आशीर्वाद लेते हुए दर्शन पूजन किया। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व राहुल गांधी ने संत रविदास जी की जन्मस्थली पहुंचकर मत्था टेका। इस दौरान संत प्रमुख निरंजन दास ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अंगवस्त्रम सहित भेंट देकर सम्मानित किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भी उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। संत रविदास जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम राजनीतिक हस्तियों ने सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। संत रविदास जयंती के मौके पर सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास जन्मस्थली पर तमाम राजनीतिक हस्तियों ने पहुंचकर गुरु के दरबार में शीश नवाया। इसी क्रम में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी सुबह दर्शन पूजन करने के लिए संत शिरोमणि रविदास मंदिर पहुंचे। मंदिर में बाकायदा विधिवत दर्शन पूजन कर मंदिर के महंत का आशीर्वाद लिया और बधाइयां भी दी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रविदास जी एक सच्चे सामाजिक दर्शन कराने वाले व्यक्तित्व थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सद्गुरु रविदास जी की प्रेरणा से सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं और देश के जन जन तक अपनी बात भी रखने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा रविदास जी ने काशी की धरती से जो भक्ति की प्रेरणा हम सबको दी है, वो आज भी हम सबके बीच विराजमान है। मित्रों, आज माघी पूर्णिमा है। सद्गुरु संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का पावन जन्मदिन भी है। ये हमारा सौभाग्य है कि संत रविदास जी महाराज का जन्म इस काशी की पवित्र धरती पर सीर गोवर्धन में हुआ है और आज यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित होकर के सद्गुरु के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सद्गुरु के विचारों को सबका साथ, सबका विचार, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है, उसके पीछे सद्गुरु संत रविदास जी की प्रेरणा है। और इस महान संत ने उस कालखंड में काशी की धरती से भक्ति का जो संदेश दिया, वह आज भी हमें एक नई प्रेरणा और नया प्रकाश प्रदान करता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से काशी में सीर गोवर्धन में पर्यटन विकास की जो अनेक योजनाएं भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, इसमें लंगर हॉल का निर्माण का कार्य पूरा हो गया है।
सदगुरु की एक कांस्य प्रतिमा की स्थापना भी हो चुकी है। पार्क निर्माण की कार्रवाई प्रगति में है। इससे संबंधित कुछ जमीन और भूमि क्रय करने की कार्रवाई चल रही है। यथाशीघ्र से भी हम पूरा करके सदगुरु की कृपा से यह कार्य भी हमारा एक समय सीमा के अंदर पूरा हो जाएगा। आज मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को और यहाँ काशी में आए हुए सभी श्रद्धालु भक्तों को सदगुरु के इस पावन जयंती के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। सदगुरु की कृपा हम सब पर बनी रहे। लोक कल्याण के मार्ग पर समाज की एकता और समरसता को बनाए रखने में हम सब सफल होंगे, इस विश्वास के साथ मैं अपनी शुभकामना सभी श्रद्धालु भक्तों को, आगंतुकों को देता हूँ। यहाँ पर मैंने सदगुरु के पावन धाम में लंगर छका है, यहाँ के पूज्य संतों से मुलाकात की है और यहाँ के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, आगे भी कार्य करेगी। यह आश्वस्त करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने यहाँ दर्शन भी किया है, लंगर भी छका है, श्रद्धालु जनों से, पूज्य संतों से सबसे मुलाकात की है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने संत रविदास जी के चरणों में मत्था टेका, जिसके बाद उन्होंने लगभग 45 मिनट तक मंदिर में चल रहे कीर्तन में भाग लिया। इस दौरान वे मंदिर से निकलने के बाद बाकायदा पंजाब से आए श्रद्धालुओं से मिलते हुए सत्संग स्थल भी पहुंचे। वहीं इस दौरान उन्होंने सियासी सवालों से पूरी तरह से कन्नी काटी, लेकिन इस दौरान पंजाब से आए श्रद्धालुओं से वो पैदल चलकर हालचाल पूछते नजर आया हूँ और पूरे जगत को गुरु रविदास जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी संत शिरोमणि के दरबार में हाजिरी लगाई। उन्होंने कहा कि संत रविदास जयंती के अवसर पर दर्शन पूजन करने आया हूँ और उनके उपदेश को याद करते हुए कहा कि इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। अनमोल विचारों से समाज को जागृत करने का काम किया और उन्होंने सबसे बड़ा संदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति ऊंच या नीच अपने कर्म से होता है। कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने कर्म से होता है, जातियों से नहीं। इस आदर्श को, इस संदेश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समाज के दलित, पिछड़े, वंचित शिक्षा के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपने सच करने के लिए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नामांकन स्थल पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाराणसी में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा लगातार नामांकन किया जा रहा है। मंगलवार को अवकाश के बाद पुनः बुधवार को अलग अलग विधानसभाओं के कई प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्ट्रेट परिसर में बने नामांकन स्थल पर भारी पुलिस तैनात रही। सभी नियमों का पालन करते हुए प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी से कैंट विधानसभा के प्रत्याशी राजेश मिश्रा नामांकन करने पहुंचे। अपने समर्थकों संग पहुंचे राजेश मिश्रा ने नियमानुसार अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ प्रस्तावक के रूप में अनिल श्रीवास्तव मौजूद रहे। जितनी छोटे भाई आप हैं, बट नेचुरल है, जितनी आपकी अवस्था होगी उतना भी से मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ और मुझे अपने कर्म पे भरोसा रहता है। मैंने इस बनारस में भाजपा का गढ़ तोड़ा है, मैं सांसद हुआ 8 जिले से मैं विधान परिषद का भाजपा को हरा के 2 बार मंत्री हुआ। तो हमें लगता है कि परिचय मेरा ये पर्याप्त है। मतलब इस बार भी गढ़ तोड़ेंगे आपका वाराणसी में पुराना इतिहास रहा है, तो अभी जो ये विधानसभा चुनाव है इसमें आपके क्षेत्र में क्या मुद्दों को आप उजागर करना चाहेंगे? किस तरह से? देखिए, हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा यूथ है, नौजवान है। सारी यूनिवर्सिटी हमारे क्षेत्र में है। मैं छात्र नेता रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से निकला व्यक्ति हूँ और मेरे लिए यूथ की प्रायोरिटी सबसे बड़ी है। यूथ आज रोजगार के लिए तड़प रहा है, भटक रहा है। पढ़ लिख के PhD करके, MBBS करके, MD करके, इंजीनियरिंग करके, MBA करके लड़के के पास कोई जॉब नहीं है। शायद इससे बड़ी समस्या कोई दूसरी नहीं है और उससे बड़ी समस्या दूसरी महंगाई की है।
मध्यम वर्ग हो चाहे गरीब वर्ग हो, 2-3 हमें लगता है 50-100 परिवार ऐसे होंगे हिंदुस्तान में जिन्हें छोड़ के बाकी सब लोग बेरोजगारी के मार से त्रस्त हैं। ये मेरी प्राथमिकताएं हैं। रोजगार पे आपका क्या रोड है? रोजगार पे मेरा रोड मैप ये होगा कि मेरी सरकार बनती है, पहले तो मेरा दबाव ये होगा कि जिन जिन सरकारी संस्थाओं को वर्तमान सरकार ने बेचा है, यदि रेलवे बिक जाएगा तो रोजगार कहाँ से पैदा होगा? यदि एयरपोर्ट बिक जाएगा तो कहाँ से रोजगार आएगा? यदि एनटीपीसी बिक जाएगी, गेल बिक जाए, सेल बिक जाए, वेल बिक जाए तो रोजगार कहाँ से आएगा? तो सबसे बड़ा मेरा है कि इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। इसी कड़ी में सपा के सेवापुरी विधानसभा के प्रत्याशी सुरेंद्र पटेल नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान काफी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बीच कार्यकर्ताओं को काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने नामांकन स्थल से पहले रोका। इस दौरान कार्यकर्ता जमकर नारेबाजी करते रहे। वहीं प्रत्याशी सुरेंद्र पटेल ने अपने प्रस्तावक संग पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी से अजगरा विधानसभा के प्रत्याशी त्रिभुवन राम ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में हमने विश्वास व्यक्त किया है, अजगरा से मुझे विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया है और मैं माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के जो संकल्पों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। आत्मनिर्भर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास होगा और सबसे बड़ी बात है कि जो विकास की धारा माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने चलाया है, उसको हम अपने क्षेत्र में बिल्कुल बहाने का कोशिश करेंगे। गठबंधन को कैसे आप पिछाड़ करेंगे? गठबंधन भी आपके साथ? गठबंधन कुछ नहीं है। गठबंधन तो दिन में सपना देखता है, उसकी कोई बात नहीं है और कोई आगे और पीछे कोई नहीं है। अगर कहीं कोई है तो केवल भारतीय जनता पार्टी ही है और गठबंधन से कोई हम लोगों को कोई कष्ट नहीं है। गठबंधन अपना गठबंधन करता रहे और भारतीय जनता पार्टी 300+ सीट निकालकर जीतकर फिर भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। बसपा को क्यों छोड़ा आपने? बसपा को इसलिए छोड़ा कि बसपा ने हमारा साथ नहीं दिया। जब मैं एक विधायक थे आप, उसमें मंत्री में नहीं था ना, मैं विधायक जरूर था। बसपा तो सभी छोड़ के चले गए। जितने भी पुराने लोग थे आज की तारीख में एक भी व्यक्ति बसपा में नहीं है। क्या लगती है बसपा डूबती नैया हो? ये तो जनता बताएगी। नैया तो डूब ही रही है लेकिन जनता बताएगी कि क्या हो रहा है। आप किस नजरिए से देख रहे हैं बसपा को? बसपा को मैं देख रहा हूं कि शायद ये आखिरी कील गड़ने जा रही है। इसी कड़ी में बसपा से पिंडरा विधानसभा के प्रत्याशी बाबूलाल पटेल नामांकन स्थल पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने वर्तमान सरकार पर तंज कसा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह वाराणसी पहुंचे। इस दौरान वे पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई उत्तर नहीं है कि उन्होंने रोजगार, किसानों और कोरोना के दौरान क्या क्या कार्य किए। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करने का कार्य करती है। 5 वर्षों में रोजगार देने के लिए क्या किया बताने के लिए सरकार के पास नहीं, किसान को उसके फसल का दाम देने के लिए क्या किया सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं, कोरोना की महामारी में हजारों लाशें नदी के घाट पे सड़ी हुई क्यों मिली इसका जवाब देने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं। मनीष गुप्ता से लेके प्रभात मिश्रा तक और अरुण वाल्मीकि तक, हाथरस कांड तक और खुशी दुबे जो 1.5 साल से सड़ रही है जेल में, इन सारे मुद्दों पर सरकार के पास एक भी जवाब नहीं। और जिस मंत्री की गाड़ी से 4 किसान और 1 पत्रकार कुचल के मार दिए गए, उसका बेटा कैसे रिहा हो गया, इसके बारे में जवाब देने के लिए सरकार के पास, आदित्यनाथ जी के पास कुछ भी नहीं। वो हमारी सुहागिन महिलाएं सिर मुड़वा के जिन्होंने प्रदर्शन किया, शिक्षा मित्र महिलाओं ने, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जवाब देने के लिए आदित्यनाथ के पास फुर्सत नहीं। वो क्या कर रहे हैं पूरे चुनाव में? 4 चीज का एक पुराना कैसेट इनके पास है। हर चुनाव में वही पुराना घिसा पिटा कैसेट, सड़ा हुआ कैसेट भाजपा ही बजाने लगते हैं। बंगाल में लड़ेंगे पाकिस्तान जिन्ना हिंदू मुसलमान, बिहार में लड़ेंगे पाकिस्तान जिन्ना हिंदू मुसलमान, यूपी में लड़ेंगे पाकिस्तान जिन्ना हिंदू मुसलमान। सबसे बड़ी हिंदुस्तान की जिन्नावादी पार्टी अगर कोई है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। शिक्षा और पुलिस विभाग और अस्पताल, ये 3 ऐसी सेवाएं हैं जहां पर आज भारी संख्या में उत्तर प्रदेश में वैकेंसी है जिसको भरा नहीं गया। भारी संख्या में डिग्री कॉलेजेस में
जूनियर हाई स्कूल में, प्राइमरी स्कूल्स में, जहां पर बच्चे ज्यादा है, टीचर कम है और विद्यालय बिल्कुल जिसको आप कह लीजिए शिक्षक विहीन है, उन जगहों पे भर्ती की जाएगी। दूसरा, पुलिस की भर्ती अगर आप देखें तो जितनी संख्या और जितनी आबादी है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिसिंग की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं है। वहां पर हमारे पास अवसर है। साथ ही साथ गांवों में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसकी देखरेख के लिए हर गांव में आप कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकते हैं। आज पैसे का सुचारू रूप से अगर सदुपयोग नहीं हो पा रहा है जमीन पर, इसलिए कि कोई सिस्टम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। दिल्ली के अंदर हमने फ्री बिजली किया, फ्री पानी किया, फ्री शिक्षा किया, फ्री स्वास्थ्य किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बस की यात्रा फ्री की, बावजूद इसके हमने मुनाफे का बजट दिया। क्यों? क्योंकि पैसे का हम सदुपयोग कर रहे हैं। यूपी में 5,80,000 करोड़ का बजट है, वो सारा का सारा बजट लूट और भ्रष्टाचार में जाता है। हमने खोला सारा घोटाला, आपको याद होगा, हमने राम मंदिर में हुए घोटाले को खोला, हमने हजारों करोड़ के जल जीवन मिशन के घोटाले को खोला। सपा प्रत्याशी किशन दीक्षित ने प्रबुद्ध जनों संग बैठक की। शहर दक्षिणी के सपा के अधिकृत प्रत्याशी किशन दीक्षित ने नखास लोहटिया स्थित सपा नेता लालू यादव के आवास पर प्रबुद्ध जनों संग बैठक की, जिसमें किशन दीक्षित का माल्यार्पण कर व चुनरी उठाकर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत व सम्मान किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने सपा के पूर्व में हुए कार्यों की सराहना की व किशन दीक्षित के समर्थन की बात कही। बनारस की जनता, खासतौर से दक्षिणी की जनता कहरा रही है, रो रही है और इस अत्याचारी जुल्मी सरकार से मुक्ति पाना चाहती है। अगर बनारस की जनता, शहर दक्षिणी जनता सहयोग की तो निश्चित तौर से यहाँ के विधायक को उखाड़ फेंका जाएगा, इस सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। क्या योजना होगी सरकार की? आपको जनता जिस तरह से त्रस्त है, क्या योजना लेकर के आएंगे? हम लोग जनता के काम करने के लिए से आएंगे, जनता का काम किया जाएगा, जनता के बीच में जाया जाएगा, यही योजना रहेगी। किस तरह का आज बैठक संपन्न हो रहा है? आज ये बैठक बुलाने का मेरा मकसद यही है कि शहर दक्षिणी के प्रत्याशी भाई माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको प्रत्याशी बनाकर हम लोग के बीच में भेजा है। तो हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि भाई अपने प्रत्याशी को जिता करके विधानसभा में भेजना, कि इसलिए जब वो जीत कर जाएंगे तब भी अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है। तो आज जो हमारे समाज के मोहाल के हमारे प्रतिष्ठित लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो आज हम लोग निवेदन करके यहाँ बुलाया गया है, निवेदन किए, सब कुछ बैठे हैं, जो कि किशन दीक्षित भी हम लोग के बीच में आ रहे हैं। हम लोग इन लोग को बुलाने का मतलब यही है कि चुनाव में मदद मिले, सहयोग मिले, तब जाकर किशन दीक्षित जी चुनाव जीतेंगे। तो अगर सरकार आपकी बनती है, क्या जनता को कहना चाहेंगे, क्या देंगे तोहफा? सरकार बनेगी तो अखिलेश जी जो कहते हैं वो करते हैं, उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। आज मेरी मकसद मात्र यही है कि हमारे महल के जो बड़े बुजुर्ग हैं बैठे, हम लोग को थोड़ा दिशा निर्देश दें, और जो किशन दीक्षित जी को माननीय अखिलेश यादव जी ने भेजा है उनको आशीर्वाद दें, कि वो जीतकर विधानसभा में जाएं, उनकी मदद हो। मात्र हम लोग की मकसद यही है। समाजवादी पार्टी की जनता के लिए क्या योजना है? जनता लिए तमाम योजना है। सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री है, तमाम योजना है, सब अखिलेश जी करेंगे। बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, सिंचाई फ्री है, तमाम योजना है। अखिलेश जी के कहनी करनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। अखिलेश जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं नौजवानों को, बच्चों को लैपटॉप दूंगा। तमाम पुल पुलियां जो देखे हैं, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्क्वायर साहब, सारी अखिलेश जी की योजना थी। ये अलग की बात है कि सरकार चली गई, माननीय मुख्यमंत्री जी, बाबा गुरु जी ने उसका जो है कि शिलान्यास किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। बाकी ये योजना हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की थी। और उत्तर प्रदेश की जनता आप देख रहे, जो पश्चिम से शुरू हुआ है, एकदम अखिलेश यादव की तरफ देख रही है। भाजपा के नीची बाग स्थित कार्यालय के उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ।
नीची बाग स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व विधायक श्यामदेव राय चौधरी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं के जय श्री राम के उद्घोष से कार्यालय गूंज उठा। मंच पर उपस्थित नेताओं ने अपने अपने विचार व पूर्व में किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। श्यामदेव राय चौधरी ने काशी की जनता से मतदान अवश्य करने की अपील की। निश्चित रूप से जो आज की आवश्यकता भी है और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बने और 300 के पार विधानसभा की सीटें हम लोगों को प्राप्त हो। उस दिशा में आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और ईश्वर से भी यही प्रार्थना किया गया है कि आज की आवश्यकता को देखते हुए इस जो हमारा संकल्प है उसमें कामयाबी दें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे सा ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजघाट स्थित रविदास मंदिर में संत रविदास जी की जयंती उल्लासपूर्वक मनाई गई। संत रविदास जयंती राजघाट स्थित मंदिर में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। संत रविदास जी की 645वीं जयंती के अवसर पर पूर्व स्पीकर मीरा कुमार के पुत्र व बाबू जगजीवन राम के नाते अंशुल अभिजीत ने मंदिर परिसर में पहुंचकर संत रविदास जी के व बाबू जगजीवन राम के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम को सफल बनाने की कामना की। इस अवसर पर ढोल नगाड़े की धुन से पूरा गंगा तट गुंजायमान रहा। पूरे मंदिर परिसर की आकर्षक ढंग से सजावट की गई थी। वहीं प्रसाद स्वरूप भक्तों में मिष्ठान वितरित किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से प्रबंधक सतीश कुमार, फागुनी राम, वीरेंद्र कुमार, बबलू, रमेश गुप्ता, मोहित राय सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। आज कितना उत्साह है इस मंदिर में? आप तो देख ही रहे हैं किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। हम सबका स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। ये श्रद्धा और आस्था का स्थल है और मैं आज इस दिन गुरु रविदास जयंती के दिन सबको मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। संदेश देते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? नहीं, संदेश ये देंगे, देखिए गुरु रविदास जी ये कहते थे कि ऐसी नगरी बनाएं, बेगमपुरा जैसी नगरी, जहाँ कोई दुख ना हो, जहाँ पर गैर बराबरी ना हो, जहाँ ऊंच नीच ना हो, जहाँ छुआछूत ना हो, यहाँ पर उस तरह की वो नगरी बनाएं, अमन चैन की नगरी। और ये मंदिर उस नगरी का मुझे लगता है बेगमपुरा का एक तरह से एक झलक है, दिखाता है। यहाँ पर जो आते हैं उनको बहुत सुकून मिलता है। और एक इसकी खास बात है कि ये सर्वधर्म मंदिर है। यहाँ पर सब लोग मजहब के लोग आते हैं। के लोग आए हैं यहाँ पे? यहाँ पर सारे मुल्क से यहाँ पर आते हैं, बल्कि विदेश से भी, इंग्लैंड से भी आते हैं। ख़ास तौर से पंजाब के आते हैं यहाँ पर। मैं बहुत मिलता रहता हूँ, उनका इस्तकबाल होता है, यहाँ पर प्रसाद भी मिलता है। और सब जगह से यहाँ पर लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, बिहार से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, सब जगह से यहाँ पर लोग आते हैं। और ऐसा वातावरण आप तो देख ही रहे हैं यहाँ। ये श्रीमती मीरा कुमार स्पीकर लोकसभा ने मुझे यहाँ भेजा है और मुझ पर विश्वास जताया है और ये अधिकार दिया है। उनके बेटे डॉक्टर अंशुल कुमार आए हुए हैं। किसी कारणवश उनके पति की तबीयत खराब होने के कारण बहन मीरा कुमार जी इस शुभ अवसर पर नहीं आ सके। उन्हें इस बात का बड़ा पछतावा है, लेकिन उनके बेटे अपने बेटे श्री डॉक्टर अंशुल अभिजीत को भेजा है। वो इस काम को देख रहे हैं। आज बहुत बड़ा उत्साह है। आज पूरे देश नहीं विश्व में है संत जगत गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जा रही, 645वीं जयंती मनाई जा रही है। आज वो इनके जन्म स्थान सीर गोवर्धनपुर में बहुत काफ़ी उत्साह और यहाँ भी उत्साह से मनाया जा रहा है। जो सिर गोवर्धन में पंजाब से ट्रेनें आई हुई है वो सारा लगातार 3 दिनों से हमारे गुरु रविदास मंदिर राजघाट वाराणसी में
संस्थापक बाबू जगजीवन राम जी हैं और मीरा कुमार जी उसके संरक्षक हैं। उनके पति श्री मंजुल कुमार जी अध्यक्ष हैं। यहाँ पर भी काफ़ी जनता आ रही है। यहाँ हमने कोरोना को ध्यान में रखते हुए, कोरोना के नियमों को पालन करते हुए यहाँ हमने केवल प्रसाद वितरण की व्यवस्था किया है। जैसा कि बहन मीरा कुमार जी ने मुझे निर्देश दिया है कि तुम लंगर चलाओगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे, महामारी के समय है, इसलिए इसको बचते हुए सरकार के नियमों को पालन करते हुए गुरु रविदास जी की 645वीं जयंती बड़े उत्साह से मनाओ। और ये हम लोग मना रहे हैं। और ये मंदिर की बहुत बड़ी विशेषता है। बाबू जगजीवन राम जी बड़े सूझबूझ से गंगा तट राजघाट पर इस मंदिर का 12 अप्रैल 1979 में स्थापना किया। इसका मेन कारण है कि ये वही जगह है जहाँ पर पाखंडियों को, जो छुआछूत भेदभाव कट्टरपंथियों को गुरु रविदास जी ने पराजित किया था। यहाँ पत्थर का शालिग्राम तैराया था। यहाँ पर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा हुई थी, उसमें संत शिरोमणि गुरु रविदास जी सफल हुए। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नामांकन स्थल का डीएम ने निरीक्षण किया, साथ ही दुर्व्यवस्था उत्पन्न करने वालों पर कार्रवाई किए जाने की बात कही। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चल रही नामांकन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोई चूक न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाल रखा है। इसके बाद भी कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता व अधिवक्ता नियमों का उल्लंघन कर अव्यवस्था उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस बाबत जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने आज नामांकन स्थल पहुंचकर बकायदा सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि नामांकन स्थल पर किसी भी प्रकार की दुर्व्यवस्था उत्पन्न करने वालों पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। प्रत्याशी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, परंतु कुछ कार्यकर्ता व अधिवक्ता नियमों का उल्लंघन करते हुए नामांकन स्थल तक आने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही प्रशासन से उलझने का भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों की वीडियोग्राफी करा ली गई है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि गुरुवार को नामांकन की अंतिम तिथि है, इसके लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे 2 लेयर की बैरिकेडिंग है जी। एक तो गेट पे है और दूसरी गेट के बाहर का, गेट के अंदर का बैरियर है। अंदर के बैरियर से 3 लोगों की एंट्री है जी। गेट के अंदर भी जो वकीलों के भेष में धक्का मुक्की करके आ रहे हैं, वही लोग अव्यवस्था क्रिएट करते हैं और यहाँ भी पुलिस से वकील के नाम पे ही उलझते हैं। ऐसे लोगों की वीडियोग्राफी करा ली गई है, बाकायदा मुकदमा इसमें दर्ज होगा। इस बैरियर के बाद 3 लोग के ज्यादा कभी नहीं गए हैं, ये हम इंश्योर करा रहे हैं। इस गेट के बाद भी 2 चौराहे आइडेंटिफाई करा दिए हैं। अभी सब लोगों को उन चौराहों तक हम लोग डिस्प्लेस करेंगे और कल हर हालत में उन चौराहों तक ही बाकी लोग आ पाएंगे। उसके बाद केवल कैंडिडेट के ही आएंगे। ये व्यवस्था भी हम गेट के बाहर भी इन्फोर्स करा रहे हैं ताकि एक 3rd लेयर भी वहाँ पे क्रिएट हो जाए। आज ये पहली व्यवस्था जिसने की है उनको मुकदमा होगा और कैंडिडेट जो है वो कोऑपरेट कर रहे हैं बाकायदा। कैंडिडेट्स को इतनी दिक्कत नहीं है, उनके समर्थक जो लोग होते हैं उन्हीं में होड़ होती है साथ अंदर जाने की। कुछ कैंडिडेट्स में ये भ्रम है कि 10 के 10 प्रस्तावक अंदर जाने जरूरी हैं। ये बात राजनीतिक दलों की बैठकों में भी बता दी गई थी और अभी भी क्लियर किया गया सभी कैंडिडेट्स को कि उनके साथ उनका एक ही प्रस्तावक काफी है। 10 प्रस्तावक होते हैं तो 10 के 10 जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आरओज को भी बताया गया कि इन प्रस्तावकों को ना बुलाएं अपने यहाँ पे, उनके केवल नाम वोटर लिस्ट में फार्म पे चेक कर दें। तो ये भ्रम होने की वजह से भी उनके जो 10 प्रस्तावक अंदर जाने की जिद करते हैं, कई कैंडिडेट्स को भी समझ नहीं होती है। वही समझाने के लिए यहाँ समय लगता है, लेकिन अंदर सारी व्यवस्थाएं हम देख के हैं, अंदर सुनिश्चित है। इसके पहले दिन जब नामांकन हुआ था तो बहादुर आदमी पार्टी का एक कोई सदस्य आया था जिसने नामांकन किया, ढोल बजाया, तो उसके खिलाफ नोटिस जारी की गई। उसके बाद जितने भी नामांकन हुए सारे में जो जुलूस के साथ और ढोल नगाड़े के साथ लोग आए हैं, क्या इनको नोटिस जारी होगी? बिल्कुल नोटिस जारी होगी और जो भी व्यवस्था के प्रभारी हैं आज उनको दोबारा बताया जा रहा है कि यहाँ भ्रम की स्थिति उत्पन्न ही ना हो, इसलिए ये काम कलेक्टेड गेट और सर्किट हाउस के बीच में होना ही नहीं चाहिए। इसको दोनों चौराहों पे ही शिफ्ट करा देना चाहिए ताकि सारा भ्रम ही खत्म हो जाए। अब वही शिफ्ट हम करा रहे हैं और कल जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है उसमें भीड़ की वजह से कोई कैंडिडेट बाहर ना रह जाए, इसलिए दोनों चौराहों के आगे कल कोई भी अलाउड नहीं होगा। ये लास्ट दिन की व्यवस्था अतिरिक्त रूप से हम लोग करा रहे हैं। बाकी आज जो लोग आए हैं नोटिस देने की कार्रवाई उनको होगी जो गेट के बाहर हैं, और गेट के अंदर आके जो पुलिस से उलझने का काम कर रहे थे उन पर FIR होगी।
भेलूपुर पुलिस द्वारा मोबाइल छिनैती करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा बाइक से मोबाइल छिनैती करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि भेलूपुर पुलिस को मुखबिरी सूचना प्राप्त हुई कि 2 शातिर लुटेरे लूट की घटना को अंजाम देने के लिए खड़े हैं, जिस पर संज्ञान लेकर प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर द्वारा अपने फोर्स के साथ घेराबंदी करते हुए थाना भेलूपुर क्षेत्र में एक होटल के पास हुई मोबाइल छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 24 घंटे के भीतर 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से लूट का मोबाइल, अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई। मुखबिर से प्राप्त सूचना पर प्रभारी निरीक्षक भेलूपुर श्री रमाकांत दुबे और उनकी पूरी टीम ने जो है कूड़ा खाना तिराहा बाफासला पर पहुंचे तो वहां पर 2 व्यक्ति संदिग्ध रूप में मिले और उनसे पूछताछ की गई। तो उन्होंने अपना जो है 14 तारीख को रविंद्रपुरी कॉलोनी में एक लूट की घटना, मोबाइल लूट की घटना घटित हुई थी, जुर्म इकबाल किया और इनसे और भी पूछताछ की गई। तो इन्होंने अपना आपराधिक इतिहास भी बताया कि पूर्व में भी जीआरपी में और सारनाथ थाने से भी गिरफ्तार होकर के जेल गए थे। इनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इनका आपराधिक इतिहास भी संकलित किया गया है। अभी तक दोनों पर 7 अभियोग पंजीकृत हैं और इनके विरुद्ध अन्य भी जो है अभियोगों की तलाश की जा रही है और सभी अभियोगों को तलाश करने के उपरांत इनके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। क्या सर इनमें और भी लोग शामिल हैं या फिर यही 2 लोग थे? ये शोएब उर्फ जो है सोना ये और सद्दाम खान पुत्र हसीन, ये दोनों जो है आदमपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और अभी तक दोनों ने ही अपना एक संगठित जो है एक गिरोह बना रखा है। अन्य किसी की बात अभी नहीं बताए हैं, लेकिन फिर भी इस पर भी कार्य चल रहा है। सर अभी आरोप लगा है कि ये कट्टा जो लगाए ये फर्जी तरीके से थाना महोदय लगाए हैं, वो उनकी बयान है। ये अभियुक्त के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और जो इनके पास वेपन्स है वो बरामद हुए हैं और अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास भी है। इनका लगभग 7 अभियोग दोनों पर हैं। इन पर लूट के, नकबजनी के ये अभियोग हैं। इस पर जो है सद्दाम पर जीआरपी के और भेलपुर थाने के और इसके अतिरिक्त जो शोएब है इस पे आपके सारनाथ, भेलपुर, जीआरपी इन सभी के अभियोग हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में चल रहे नववाहन पारायण ज्ञान महायज्ञ में श्री राम राज्याभिषेक किया गया। काशी सत्संग मंडल के तत्वाधान में काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर में आयोजित श्री रामचरित मानस नववाहन पारायण ज्ञान महायज्ञ के 9वें दिन श्री राम राज्याभिषेक किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने श्री राम दरबार का दर्शन पूजन किया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को काशी रत्न से अलंकृत किया गया। इस मौके पर देवेंद्र कुमार पाठक, चंद्रशेखर सिंह सहित बड़ी संख्या में भक्त शामिल रहे। आज रामचरितमानस नववाहन पारायण ज्ञान महायज्ञ का 64वां साल था और आज महान नववाहन पारायण यज्ञ में राम के राजा तिलक के 9वें दिन में आज राम जी का राज्याभिषेक भव्य तरीके से हुआ, जिसमें 151 भूदेवों द्वारा वेदों मंत्र का पाठ किया गया और आज बनारस के 15 महान हस्तियों को इस शुभ अवसर पे काशी रत्न से अलंकृत किया गया। इस अलंकरण समारोह में पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को काशी रत्न से विभूषित किया गया और आज हमारे समारोह के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र महाराज जी पुरी थे, जो आज इस समारोह के मुख्य अतिथि थे। अध्यक्षता आचार्य जितेंद्र सरस्वती जी महाराज जी ने किया। श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित हुई।
पत्रकारों से मुखातिब होते हुए श्री आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शशिकांत दीक्षित ने बताया कि संस्था का चुनाव जो कि हर 5 वर्ष में कराया जाता है, जो कि इस बार आगामी 18 फरवरी को होना सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि ये चुनाव आर्य महिला पीजी कॉलेज के सभागार में संपन्न होगा। मैंने 23 तारीख को अखबार में एक विज्ञापन दिया था, चूंकि 5 साल बाद हमारी संरक्षक सभा का चुनाव होता है, इसलिए 23 तारीख की डेट में मैं अखबारों में भी समाचार दिया और इसकी तारीख 18/2 को आर्य महिला पीजी कॉलेज में इसकी चुनाव के लिए मैंने अधिसूचना जारी कर दी थी और सभी जितने हमारे सदस्य थे उनको रजिस्टर्ड डाक से मैंने बाहर के रहने वालों को, लोकल को, स्पीड पोस्ट से सबको संज्ञान में दे दिया। इसके बाद कुछ हमारे संस्था में जो हमारे विरोध में लोग कार्य करना प्रारंभ कर दिए थे, इन लोगों ने एक पैरेलल हमारी कार्यकारिणी और काउंसिल की बैठक बुला करके, जिसमें कि अखबारों में दिया कि मैंने डॉक्टर साहब को निकाल दिया है, लेकिन जब हमारे अधिकार जनरल प्रेसिडेंट हमारे ऑल इंडिया के श्री अरविंद अग्रवाल जी हैं, जो बाबू विश्वाल दास जी के पुत्र हैं, पहले वो हमारे जनरल प्रेसिडेंट थे, उसके बाद अरविंद अग्रवाल जी हैं, उनकी हमारी सहमति से चुनाव है और जब चुनाव डिक्लेयर हो गया, दूसरी कोई बॉडी को या कार्यकारिणी को, काउंसिल को कोई अधिकार नहीं आगे मीटिंग करने की या मुझे निकालने की, और जनरल सेक्रेटरी को निकालने के लिए भी पहले कोई सूचना दें, कोई नोटिस दें, कोई उसको जानकारी हो। आप उस चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद आप कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं, काउंसिल की बैठक कर रहे हैं और मुझे सूचित कर रहे हैं कि आपको निष्कासित कर दिया गया है। अब ज्वाइंट जनरल चीफ सेक्रेटरी को करेगी चुनाव, जबकि उनको ऐसा कोई है नहीं और चीफ सेक्रेटरी यहाँ मौजूद है। आपका चुनाव कब होगा और कहाँ पे होगा? मेरा 18 तारीख को 3 बजे आर्य महिला पीजी कॉलेज हमेशा होता रहा, यही होगा। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी व प्रियंका गांधी ने शिरकत कर गुरु चरणों में नवाया शीश। संत रविदास जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित तमाम राजनीतिक हस्तियों ने सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर पहुंचकर किया दर्शन पूजन। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित नामांकन स्थल पहुंचकर दाखिल किया नामांकन पत्र। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने वर्तमान सरकार पर कसा तंज। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।